घर की बड़ी बहू राधिका उदास थी। रसोई में खड़ी होकर वह अपने आंसू भी पोंछ रही थी और बर्तन भी मांज रही थी। तभी पीछे से आकर उसकी छोटी बहू ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी रोते क्यों हो? अरे मेरा बच्चा, क्या आपका कुछ नहीं लगेगा? यह सुनकर राधिका उसके गले लग गई और कहने लगी, छोटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन आज मम्मी जी ने जिस तरह से मुझे ताना मारा है वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। घर में सबको पता है कि मेरे पति में पिता बनने की क्षमता नहीं है, फिर भी मम्मी मुझे सुनाने लगी कि तुमने ही बच्चा पैदा करने में देरी कर दी। अगर जल्दी कोशिश की होती तो शायद बच्चा हो जाता। देखो तो छोटी बहू की शादी को साल भर ही हुआ है और उसने खुशखबरी सुना दी। बस मुझे यही बात बुरी लग गई। अगर कमी मेरे पति में है तो उसके लिए मुझे ताने क्यों दिए जा रहे हैं? इतना कहकर वह सिसक उठी। कुछ पलों के मौन के बाद राधिका कहने लगी, वैसे भी मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उनकी कमी से कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम लोग तो बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए भी मम्मी जी मना कर देती है। लेकिन शिव ने कहा है कि एक बार उनका प्रमोशन हो जाए तो वह बच्चा गोद लेने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि फिलहाल वे काम में बहुत व्यस्त हैं। उन्हें ऑफिस के काम से एक दो बार बाहर भी जाना पड़ता है। उसके बाद सब काम निपटाकर हम बच्चा गोद ले लेंगे। यह सुनकर विधि खुश हो गई और कहने लगी, दीदी आप लोग हमेशा खुश रहिए। मम्मी जी जरा पुराने विचारों की है, उनकी बातों को दिल से मत लगाइए। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। विधि अब ज्यादातर काम नहीं कर पाती थी तो राधिका ही उसका ध्यान रखती। ऐसे ही 9 महीने निकल गए और विधि ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में सभी लोग बड़े खुश थे, लेकिन इस मौके पर भी सास बड़े बहू को ताने मारने से पीछे नहीं हटी। वह कहने लगी कि अब तो सब लोग और भी ताने मारेंगे कि छोटा बेटा बाप बन गया है और बड़ा भाई ऐसे ही बैठा हुआ है। लेकिन खुशी के माहौल में किसी ने इस बात को दिल से नहीं लगाया, क्योंकि कोई भी दुखी होकर माहौल को खराब नहीं करना चाहता था। इसी बीच शिव को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। घर में अब राधिका अकेली ही थी। इधर उसकी सास के दिमाग में कुछ और ही योजना ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। वह सोच रही थी कि बड़े बेटे में कमी है तो क्या हुआ, छोटा बेटा तो पिता बनने में समर्थ है। और बहुत बार उन्होंने ऐसी बातें सुनी थी कि जब भाइयों में से किसी एक में कोई दिक्कत हो तो दूसरा भाई मदद कर देता है। इसीलिए एक दिन वह अपनी छोटी बहू विधि के पास पहुंची और कहने लगी, बहू मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इतनी जल्दी खुशखबरी सुना दी। हमारे घर में नन्हा मुन्ना बच्चा आ गया। अब तो मैं यही चाहती हूँ कि बड़ी बहू की भी गोद भर जाए। विधि हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, जल्द ही भैया भाभी बच्चा गोद लेने वाले हैं। तब हमारे घर के आंगन में 2-2 बच्चे खेलेंगे। यह सुनकर उसकी सास कहने लगी, अरे पराया खून तो पराया ही होता है, घर तो अपना ही बच्चा आना चाहिए ना। विधि हैरानी से बोली, लेकिन मम्मी जी, जब डॉक्टर ने कह दिया है कि वे लोग माता पिता नहीं बन सकते तो फिर कोई क्या कर सकता है? और आजकल के समय में तो पराया और अपना खून क्या होता है? जो प्यार से साथ रहे वही अपना हो जाता है। और क्या आजकल के समय में अपने बच्चे माता पिता को दुख नहीं देते? खैर, यह तो भैया भाभी का पर्सनल मामला है, उन्हें सोचने दीजिए कि उन्हें क्या करना है। लेकिन उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, मैंने तो कुछ और ही सोचा है, बस इसमें तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। देखो अभी शिव घर पर नहीं है और वही बहू, अभी तो तुम्हें पति से परहेज करना है ना। तुम्हारी डिलीवरी को भी 30 दिन हुए हैं, तो रात को तुम्हें पति किस लिए चाहिए? अपने पति को जेठानी जी के कमरे में जाने दो। सब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि बड़ी बहू माँ कब बनेगी। तुम्हारे जेठ जी नामर्द हैं, तो अब परिवार की इज्जत तुम दोनों के हाथ में ही है। सास की बात सुनकर विधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने गुस्से से कहा, मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने पति को जेठानी जी के कमरे में नहीं भेज सकती। आपका सच जानने के बाद मुझे आपकी सोच से भी शर्म आ रही है। उसकी सास ने गुस्से से झिझकते हुए बोली, देखो बहू, तुमने बेटा पैदा किया है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी सास से जुबान लड़ाओगी। इतना भी बेटा पैदा करने पर मत इतराओ, समझी तुम इस घर की छोटी बहू हो, तुम्हारा स्थान हमेशा नीचे ही रहेगा। मैं घर की मालकिन हूँ, इस घर में क्या होगा क्या नहीं इसका फैसला मैं करूंगी। तभी उसका छोटा बेटा गुस्से से चिढ़ते हुए माँ के पास आया
और कहने लगा, माँ, मेरी पत्नी से यह सब पूछने से पहले आपको यह सोचना चाहिए था कि आपका बेटा यह काम करने के लिए तैयार होगा या नहीं। भाभी को तो मैं माँ की तरह मानता हूँ और आप मुझे ऐसा सोचते हुए भी शर्म आ रही है। अगर आप चाहती हैं कि हम इस घर में रहें तो दोबारा ऐसी घटिया बात कभी मत सोचिएगा। उसकी माँ गुस्से से कहने लगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोग निकल जाओ इस घर से। तभी पीछे से राधिका भी माँ के कमरे में चली आई और कहने लगी, इन दोनों की बातें तो छोड़ दो, लेकिन आपने यह सोच कैसे लिया कि बच्चों के लिए मैं ऐसी घटिया हरकत करूंगी। रुकिए, मैं अभी शिव को फोन लगाकर सब कुछ बताती हूँ। इतना कहकर उसने गुस्से में तुरंत ही अपने पति को फोन लगाकर सारी बातें बता दी। उधर शिव भी हैरान और परेशान हो गया। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ का काम ऐसे ही छोड़कर आ रहा हूँ। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ताकि मेरा परिवार अच्छे से रहे, और वहाँ मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की साजिश की जा रही है। सभी बच्चे माँ के खिलाफ खड़े हो गए थे, लेकिन माँ को अपनी गलती दिखाई ही नहीं दे रही थी। वह बार बार सबको यही समझा रही थी कि घर की बात घर में ही रह जाएगी। पुराने जमाने में भी घर की इज्जत बताने के लिए यह सब होता आया है, लेकिन सभी बच्चे गुस्से से भड़क उठे। शिव घर आया तो सीता अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। अरे, हम तो कितने दिनों से बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं, और आपको तो घर के नाम इज्जत की पड़ी है। मानता हूँ कि मैं पिता नहीं बन सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह मेरे लिए कोई शर्मिंदगी की बात है। और मैं बच्चा गोद लेकर सबको बता दूंगा कि हाँ, मैं बाप बनने की क्षमता नहीं रखता, तो देखता हूँ कि मेरा कौन क्या बिगाड़ देता है। उसकी माँ गुस्से से तिलमिला उठी और कहने लगी कि अगर यह सब करना है तो इस घर से बाहर जाकर करो तुम लोग। शिव कहने लगा, मुझे तो लगा ही था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगी। आप चिंता मत करो, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर वह गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अब शुरुआत में तो सभी लोग माँ से नाराज थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तो बच्चों का तेवर देखकर धीरे धीरे माँ भी नरम पड़ गई। हालांकि उन्हें अपनी गलती का एहसास तो नहीं हुआ था। महीने भर के बाद ही शिव ने एक प्यारी सी बेटी को गोद ले लिया। जो कोई भी पूछता था उन्हें हम लोग यही कहते कि हाँ, हम माता पिता नहीं बन सकते, तो हमने एक बच्ची को गोद ले लिया। कुछ दिनों तक लोगों ने बातें की, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। इधर माँ बीमार रहने लगी थी तो बाद में किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा और सब लोग धीरे धीरे उनके साथ सामान्य व्यवहार करने लगे। हालांकि बात तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अब बढ़ती उम्र में वह माँ से नफरत पाले कहाँ रहते। इसलिए उन लोगों ने माँ की देखभाल और सेवा करने का फैसला कर लिया, और माँ को भी समझ में आ गया कि बुढ़ापे में और कोई देखभाल और सेवा नहीं करेगा। इसलिए वह भी अब बच्चों को कुछ नहीं बोलती थी। वह तो अच्छा हुआ कि बच्चे समझदार थे और वह उनकी बातों में नहीं आए और ना ही बुढ़ापे में माँ को अकेला छोड़कर गए। वरना ऐसी घटिया सोच रखने वाली औरत को यदि वे लोग छोड़कर चले जाते, तब बुढ़ापे में कोई उनकी देखभाल करने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह किसी और को रखकर अपनी सेवा करवा लेती। ले देकर एक पुराना मकान ही था उनका। खैर, कुछ लोग दूसरों पर आश्रित होने के बाद भी ऐसी बेतुकी बातें करते हैं और सोचते हैं कि वे घर के बड़े हैं तो जो बातें वे कहेंगे बच्चे मान ही लेंगे, क्योंकि घर में बड़ों की चलती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सही गलत सोचने की क्षमता उनके अंदर भी विकसित हो चुकी होती है। ऐसे में कभी भी बच्चों पर गलत काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए।